गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जसवाल क्लास में हम आगे की कड़ी में मैं आपको ले जाता हूँ। हम जैसा कि आप सब प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। समय बहुत है कह के आराम से पढ़ाई मत करें, अभी से लग जाइए और अभी से पूरी तन्मयता के साथ अगर आप पढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाली। चलिए, हम लोग ऊर्जा पढ़ रहे थे ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। और जो ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत हम पढ़ रहे थे उसमें हम ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा के प्रकार और ऊर्जा के स्रोतों का संक्षिप्त विवरण देख पाए थे। अब हम उन ऊर्जा स्रोतों पे थोड़ा सा ब्रीफ में जाते हैं ताकि उससे आने वाले प्रश्न भी हमसे हल हो सके। तो उस कड़ी में मैं चालू करता हूं सबसे पहले सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। क्या है? सौर ऊर्जा, अंग्रेजी में सोलर एनर्जी। देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली प्रकाश का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं क्योंकि सूर्य अप्रतिम ऊर्जा का स्रोत है। विपुल ऊर्जा के भंडार सूर्य में संचित है और इस सूर्य के ऊर्जा से हम विभिन्न प्रकार के उपकरण चला सकते हैं और अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश हमारे लिए निःशुल्क है। सूर्य हजारों करोड़ों वर्ष पहले से आज तक और आने वाले न जाने कब तक सूर्य से ऊर्जा हमको प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस ऊर्जा के एवज में हमें कोई शुल्क या कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क है। दूसरी बात, इको फ्रेंडली है, वातावरण को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। बाकी जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जिन्हें अनवनीकृत अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है, उसके व्यापक दुष्परिणाम आज के तारीख में पर्यावरण में देखने को मिलते हैं। और जब पर्यावरण को व्यापक दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं तो इससे जनधन को व्यापक हानि भी सहने पड़ेंगे। तो इन हानि से बचने के लिए और ऊर्जा संकट से बचने के लिए भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे, इस दृष्टि से सौर ऊर्जा हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक बहुत पहले एक स्लोगन चलता था कि सूरज की गर्मी को बांधो, अक्षय ऊर्जा के सपने साजो। अर्थात हम सूर्य से प्राप्त होने वाली प्रकाश को, ऊर्जा को अपने उपयोग में लाएं और इसको प्राप्त करें। इसके लिए हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सूरज में जो ऊर्जा का स्रोत है उसका कारण क्या है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो देखिए, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो जनरली नाभिकीय संलयन की क्रिया है। क्या है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय ऊर्जा में मैं इस बात को पूरे तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे थोड़े संक्षिप्त में बात मैं करने जा रहा हूँ कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। यहाँ पे क्या होता है, सूर्य के नाभिक के क्रोड में हाइड्रोजन नाभिक पाया जाता है और हाइड्रोजन के दो नाभिक आपस में संयुक्त होते हैं और बनाते हैं ड्यूटेरियम का एक नाभिक, और फिर ड्यूटेरियम के दो मिलकर के आपस में बनाते हैं हीलियम। देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले ये हाइड्रोजन है। आपको पता है कि केमिस्ट्री में तत्व हैं, तत्वों को परमाणु क्रमांकों के आधार पर जमाया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, ये उनके क्रमांक हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे बढ़ते जाते हैं और जितनी भी संख्या आवर्त सारणी में है, जितने भी तत्व आवर्त सारणी में स्थान प्राप्त हैं, उनके क्रमांक आगे बढ़ते जाते हैं।
तो ये हाइड्रोजन है, आवर्त सारणी में पहला स्थान प्राप्त है इसको। और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 होगा और परमाणु भार भी 1 होता है। क्रमांक को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे परमाणु भार को लिख रहा हूँ। कभी कभी किताबों में ऐसा भी मिलता है, मतलब ये भार है, ये क्रमांक है। अगर मैं ऐसा लिख दिया हूँ तो कोई गुनाह नहीं है, ये भी मान्य है, ये भी मान्य है। यहाँ पे भार को लिखो या यहाँ पे लिखो, मेरी बात समझ में आ रही है, पर मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब देखें, सूर्य के नाभिक के क्रोड में पाया जाता है हाइड्रोजन नाभिक। हाइड्रोजन के दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं। जुड़ने को ऊर्जा की दृष्टि में संलयन होना कहा जाता है। 1H1 प्लस 1H2, और ये दोनों नाभिक आपस में संलयित होकर के ड्यूटेरियम का एक नाभिक बना देते हैं। मेरी बात क्लियर है? 1H1 प्लस 1H1 इज इक्वल टू 1H2, ये कहलाता है ड्यूटेरियम। क्या कहलाएगा? ड्यूटेरियम। 1H1 प्लस 1H1 इज इक्वल टू 1H2। अब ड्यूटेरियम के दो नाभिक फिर से आपस में संयुक्त होंगे, 1H2 1H2, और ये दोनों मिलकर के बना देते हैं हीलियम। और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4, और इसमें ऊर्जा की अपार प्राप्ति होती है, और यही सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। अर्थात सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है वो इस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हो रही है। मेरी बात समझ में आ रहा है? मेरी बात तो में एक चीज है कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय होता क्या चीज है, नाभिक क्या है, ये सब बात हम नाभिकीय ऊर्जा में देखेंगे 10-15 मिनट बाद। नाभिकीय संलयन माने संलयन का अर्थ होता है आपस में जुड़ना, नाभिकों का आपस में जुड़ना। जब दो नाभिक जुड़ेंगे तो आपस में थोड़े बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे, फिर से दो बड़े जुड़ेंगे तो एक बड़ा नाभिक का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार सूर्य के नाभिक के क्रोड में हाइड्रोजन नाभिक पाया जाता है। ये हाइड्रोजन अपने के साथ, अपने जैसा एक हाइड्रोजन के साथ संलयित होता है और ये निर्माण करता है 1H2 का। 1H2 को ड्यूटेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ड्यूटेरियम। 1H2 प्लस 1H2, दो ड्यूटेरियम के नाभिक जुड़ेंगे और बन जाएगा हीलियम नाभिक 2He4, और इस क्रिया के दौरान अपार ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और यही वो ऊर्जा है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते आ रहे हैं। और जो ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है वो परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूर्य में ऊर्जा के उत्पत्ति का कारण क्या है। तो यहाँ पे लिख लो, ऊर्जा उत्पत्ति का कारण, ऊर्जा उत्पत्ति का स्रोत। तो सूर्य में जो ऊर्जा हो रहा है वो इस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अब आप सब ये जाने कि सूर्य के ऊर्जा से, अब देखिए हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, हमारा जो परंपरागत स्रोत है, हम कोयला से बिजली प्राप्त कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर लकड़ी से या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से हम खाना बनाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है और काफी महंगा है, आने वाले भविष्य में समाप्ति के कगार पर है, अर्थात ऊर्जा संकट को जन्म देगा। तो इस दृष्टि से बचने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में सूर्य की ऊर्जा को प्रयोग में लाएंगे, और सूर्य की ऊर्जा से जो जिस प्रकार का उपयोग होगा वो हमारा वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में होगा। अब हम जानते हैं कि सूर्य के ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से बहुत सारे उपकरण चलते हैं, जैसे सोलर कुकर, या इसी को कह देते हैं सौर कुकर।
आप सभी 10वीं इस परीक्षा की योग्यता है, आप सभी 10वीं पढ़ के आए हैं और 10वीं कक्षा में अपने जीवन का पहला मॉडल आप लोग बनाए होंगे, तो मेरे हिसाब से सोलर कुकर का मॉडल ही बनाए होंगे। ठीक है जी, एक डिब्बा लिए होंगे, उसके बाहरी किनारों को, बाहरी सतहों को आप काले रंग में रंग दिए होंगे, कांच वाली प्लेट लगाए होंगे, अंदर 2 डिब्बा रुई से भरा हुआ एक वातावरण तैयार किए होंगे और उसमें 4 डिब्बे रख के एक मॉडल तैयार किया जाता है सौर कुकर का। पहले हमने अपने प्रैक्टिकल परीक्षा में 10वीं का बनाया था। ठीक है, और आशा करता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने भी बनाया होगा। ठीक है, तो सौर कुकर आप परिचित हैं इस शब्द से, इसके अरेंजमेंट को आप जानते हैं। सौर कुकर में क्या होता है, अब हम जो ईंधन प्रयोग कर रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में, उनके विकल्प के रूप में अगर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये फ्री है, समाप्त नहीं होगा, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है, इसलिए अपन सौर ऊर्जा से सोलर कुकर का निर्माण किए हैं। अब सोलर कुकर के माध्यम से हम खाना बनाते हैं। मेरी बात क्लियर? खाना बनाने का काम करते हैं। एक अरेंजमेंट इस तरह से है, 4 डिब्बे हैं, चित्र पर न जाना, केवल समझना। पूरा चित्र बना के आपका हमारा टाइम वेस्ट मैं नहीं करने वाला। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट होगा। ये यहाँ पे सनलाइट आएगा, यहाँ पे खाना बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके फायदे आपको समझ में आ गए, पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। कारण ये है कि सूर्य का जो ऊर्जा है वो रात को नहीं मिलता, बारिश के दिनों में नहीं मिलता, कभी अचानक से मौसम खराब हो जाए तो नहीं बनता। ये मौसम पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ ये अरेंजमेंट ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे तलने भूनने की सुविधा नहीं है, सिर्फ उबालने की सुविधा है। अर्थात उबलने वाला अगर भोजन बनाया जा सकता है तो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो हो सकता है वही करें, जो नहीं हो सकता उस पर ध्यान ना दें। जितना बच सकता है वो ऊर्जा तो हम बचाएं, ताकि इसका प्रयोग ऊर्जा के उस स्रोतों की संख्या कुछ और आगे दिन तक टल सके। क्यों? अगर रात को नहीं हो सकता तो ठीक है दिन में बनाएं, बरसात में नहीं हो सकता तो ठीक है गर्मी में बनाएं, तल नहीं सकते तो ठीक है उबला हुआ वाला भोजन के लिए इसका प्रयोग करें। ठीक, इसके साथ साथ सौर कुकर के साथ साथ सौर पैनल होता है। क्या होगा? सौर पैनल। सौर पैनल देखें, ये आजकल विद्युत उत्पादन के लिए बेहतर रूप में इस्तेमाल होता है उन क्षेत्रों के लिए जहां तक विद्युत तारों के माध्यम से नहीं पहुंचाया जा सकता। दूरस्थ वनांचल, पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों में सौर पैनल के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इसमें क्या होता है, एक सोलर बैटरी होता है। सोलर बैटरी क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए कैसे, एक सौर बैटरी लिए, सेल लिए और वो लगा रहेगा, उसमें आएगा प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, फिर वो कन्वर्ट होगा किसमें? विद्युत ऊर्जा में। क्योंकि इसका अरेंजमेंट हम विद्युत प्राप्त करने के लिए करते हैं। मेरी बात क्लियर? जहां ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश रासायनिक होते हुए विद्युत ऊर्जा के रूप में होगा। इस सोलर बैटरी का, इसे सौर बैटरी कहेंगे, हम इसके पैनल बना देंगे, 3-4 ठो बैटरी का युग्म बना देंगे और फिर इसको नाम दे देते हैं सौर पैनल। अर्थात ये ग्रुप ऑफ बैटरीज है। बैटरी मतलब सेल, सेलों का समूह है सौर पैनल। आज आप लोग देखे होंगे विभिन्न ग्रामीण दूरस्थ अंचलों में, वनांचल में, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में छत के ऊपर या खेत खलिहानों में एक इस प्रकार का अरेंजमेंट लगा रहता है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आता है और इस अरेंजमेंट के माध्यम से विद्युत उस सीमित जगह में
सप्लाई कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर हम ऊर्जा प्राप्त कहाँ से किए? सूर्य से किए। कहाँ से किए? सूर्य से। हमने किसी भी प्रकार का परंपरागत साधनों का प्रयोग नहीं किया है। हमने एक विकल्प के रूप में वैकल्पिक अक्षय ऊर्जा का प्रयोग किया है सूर्य के माध्यम से। इसलिए ये ऊर्जा के स्रोत सौर पैनल हो गया, सोलर कुकर हो गया, सौर बैटरी हो गया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होते हैं। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सोलर ऊर्जा से चलने वाली प्रमुख उपकरणों के नाम। तो एक होता है सौर जल ऊष्मक। सौर जल ऊष्मक अर्थात पानी गर्म इसके माध्यम से किया जा सकता है। जो आज का गीजर है उसी पैटर्न पर सौर जल ऊष्मक की बात होगी। और यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए भी सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ सौर कैलकुलेटर का भी प्रयोग होता है। ठीक, विभिन्न विद्युत संयंत्र भी अब सूर्य के ऊर्जा पर संचालित होगा। इसके लिए संसाधन हमारे लिए उपलब्ध हैं, पर जो इसका प्रोसेसिंग है उसके लिए थोड़ा टाइम है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम ऊर्जा के इस वैकल्पिक स्रोत का प्रयोग अपन करते आ रहे हैं। मेरी बात क्लियर है? तो ये क्या बोलते हैं, हो गया हमारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पहला पार्ट। अब आगे चलता हूं। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा इंग्लिश में कहेंगे विंड एनर्जी। क्या कहेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे? विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। सबसे पहली बात, पवन किसे कहेंगे? जो गतिशील वायु है उसको पवन कहेंगे। ठहरा हुआ वायु पवन नहीं कहा जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो गतिशील वायु पवन कहलाता है। आई बात समझ में? गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। और जब हम बहते हुए वायु को रोककर ऊर्जा प्राप्त करें और उससे विद्युत का उत्पादन करें तो ये कहलाता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के माध्यम से हम पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में पवन चक्की के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। मेरी बात क्लियर? पवन चक्की। पवन चक्की एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो बहते हुए पवन को रोकता है। और ये आप सब जाने होंगे, मॉडल के रूप में सौर कुकर और पवन चक्की जरूर बनाए होंगे। तो एक पवन चक्की एक अरेंजमेंट होगा, इधर पत्ती लगी होती है, इधर ये पवन मान लो एक ठो स्तंभ के रूप में होगा, यहाँ पे एक पत्ती लगा होगा, यहाँ आर्मेचर लगा रहता है। आर्मेचर के माध्यम से जनरेटर क्रिएट रहेगा, जनरेटर के बाद मोटर क्रिएट रहेगा और विद्युत की प्राप्ति होगी। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, सॉरी, ये मोटर पहले लगेगा और जनरेटर बाद में लगेगा। ठीक है, अब अगर यहां से कोई हवा टकराएगी, पत्ती घूमेगी, आर्मेचर घूमेगा, वहां से जनरेटर, टरबाइन, यहाँ पे एक शब्द और आता है टरबाइन। तो ये हमको यहाँ पे मैकेनिकल में इंजीनियरिंग नहीं करना है और आपको बनाना भी नहीं है। ठीक है, हमको इस चीज को समझना है कि यहाँ पे ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का दोहन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आर्मेचर, मोटर, टरबाइन के माध्यम से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और इस विंड एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं।
उन इलाकों में किया जाता है जो पहाड़ी ऊंचे स्थानों पर है, ठीक है, जहां पे तारों के माध्यम से ऊर्जा नहीं पहुंचाए जाते। इसका एक अच्छा पॉइंट यह है कि ये विकल्प के रूप में है, फ्री है, भविष्य तक रहेगा, विपुल भंडार है, इको फ्रेंडली है, जितने भी क्वालिटीज, जितने भी गुण अक्षय ऊर्जा में परंपरागत साधन में जो नहीं है अर्थात गैर परंपरागत साधनों में है, वो सारे क्वालिटी कौन ऊर्जा में मौजूद होते हैं। इसका एक ड्रॉबैक ये है, एक कमी ये है कि ये मैदानी इलाकों में संभव नहीं है, क्योंकि उन मैदानी क्षेत्रों में पवन को वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी, वो जो हमको जो वेग चाहिए रहता है, हम पवन चक्की को चलाने के लिए जो वेग चाहिए रहता है वो नहीं मिल पाता, और पहाड़ी क्षेत्रों में ये वेग हमको प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसका एक लिमिटेशन है कि ये केवल पहाड़ी क्षेत्रों में चलाया जाता है। भारत पवन ऊर्जा संपन्न राष्ट्र है, पूरे विश्व में चौथे स्थान पर पवन ऊर्जा की दृष्टि से आता है, और हमारा जो ऊर्जा स्रोत है वो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो पवन ऊर्जा के बारे में हम थोड़ा बहुत इतना ही जानते हैं कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं, पवन चक्की के माध्यम से बहते हुए हवा को रोक करके आर्मेचर मोटर टरबाइन जनरेटर के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। पवन ऊर्जा के बाद मैं तीसरा ऊर्जा की बात करने जा रहा हूं, वो कहलाता है जल ऊर्जा। जल ऊर्जा, देखिए भाई, जल ऊर्जा क्या है? पानी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे पन बिजली कहते हैं, एक नाम सुने होंगे पन बिजली, तो जो जल से प्राप्त होगा उसे जल ऊर्जा कहा जाता है। बहते हुए पानी से हमको ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो सबसे पहली बात ठहरे हुए पानी को गतिशील देना है, और इस गतिशील पानी से हमको बिजली को बनाना है। एक नदी है, नदी में बांध बनाया जाता है, तो पहले गतिशील पानी को रोका जाता है, ठीक है, कैसे बना रहे हैं देखते हैं। बहता हुआ नदी आता है, बांध बना करके पानी को रोका जाता है, अब गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में लाया जाता है, फिर नीचे उसको फिर से उस स्थितिज ऊर्जा को भेजा जाता है, नीचे टरबाइन लगा होता है, वो फिर से गतिज ऊर्जा में बदलता है और टरबाइन के ब्लेड को घुमाता है। जैसे ही टरबाइन का ब्लेड घूमता है, उससे जुड़ा हुआ जो अरेंजमेंट है जनरेटर मोटर का, उसके माध्यम से जल ऊर्जा प्राप्त होता है, और वहां से हमको विद्युत प्राप्त होता है। भारत में एक संस्था है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो तापीय ऊर्जा को लेकर बनाया हुआ संस्था है। उसी की तर्ज पे जल ऊर्जा को लेकर के भी एक संस्था बनाई गई है, एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन या कुछ होता है, एनएचपीसी, मेरी बात क्लियर है, एनएचपीसी। तो ये जल ऊर्जा स्रोतों के निर्माण पर और इनके विकास पर बल देता है, और इससे हमको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस पर काम करता है, और इससे विपुल मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। इसके भी वही सारे फायदे हैं जो अक्षय ऊर्जा के हैं, बार बार उन शब्दों को बोलने से कोई विशेष फायदा नहीं है, पर आप उसको ऐड कर लेंगे। मेरी बात क्लियर है? अब देखते हैं जल ऊर्जा। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ पे जल ऊर्जा है, क्योंकि ये परीक्षा छत्तीसगढ़ को लेकर के है, तो हम छत्तीसगढ़ में वहाँ पे बात कर ले जहाँ पे जल ऊर्जा है। जैसे अगर हमारा जल ऊर्जा की बात आती है तो सबसे पहले आता है मिनीमाता बांगो परियोजना। क्या क्या? मिनीमाता बांगो परियोजना। अब जो मिनीमाता बांगो परियोजना है वहां पर 40 मेगावाट के 3 यूनिट संचालित हैं।
40 मेगावाट के 3 यूनिट अर्थात 120 मेगावाट। कुल मिला के मिनीमाता बांगो परियोजना जिला कोरबा हसदेव नदी के तट पर, हसदेव नदी पर ये परियोजना संचालित है। इसके साथ साथ आप गंगरेल बांध है तो गंगरेल में होगा, और यहाँ पे 10 मेगावाट विद्युत परियोजना संचालित है। और उसके बाद सीकासार परियोजना भी संचालित है जो लगभग 7 मेगावाट का है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये जल ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में जो संचालित है उसका लिस्ट मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। आप छत्तीसगढ़ के ऊर्जा संसाधन वाले पार्ट में जब जाएंगे तो इनका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कब बना, क्या बना, कौन ऊंचा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। जनरल नॉलेज की क्लास है नहीं, इसलिए मैं वो टॉपिक पढ़ा के खत्म कर रहा हूँ जो केवल साइंस की दृष्टि से आईएमपी है। अगर ये इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो ये छत्तीसगढ़ वाले पार्ट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी बात क्लियर है? चलिए, जल ऊर्जा में मिनीमाता बांगो परियोजना, गंगरेल, सीकासार। अब आप सबको ये पता है कि ये सब प्रकृति में विपुल मात्रा में है, पानी पर्याप्त है, प्रकृति का 3/4 हिस्सा पानी है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसीलिए आपको ये बताने के लिए कि अक्षय ऊर्जा के व्यापक भंडार हमारे पास हैं, तो भविष्य में ऊर्जा संकट से बचा जा सके। जल ऊर्जा, अब जल ऊर्जा से संबंधित कुछ और भी बातें हैं। जैसे यहीं पे एक टर्म आता है भूतापी ऊर्जा। क्या आएगा? भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, अर्थात भूतापी मतलब भूमि से आ रही है। अब जो भी ऊर्जा प्राप्त होगी जल को गर्म करने के उपरांत ही प्राप्त होगी। अब यहाँ पे कुछ जमीन के अंदर से गर्म जल के स्रोत प्राप्त हुए हैं, गर्म जल के स्रोत प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? भूमि से, भूमि से। तो जहां भूमि से गर्म जल के स्रोत प्राप्त हुए हैं वहां पर भी हम ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा सकती है और वहां पे जल विद्युत उत्पादित की जा सकती है। जम्मू कश्मीर का पूगा घाटी, जम्मू कश्मीर के पूगा घाटी में जल विद्युत संयंत्र स्थापित है और उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी ताता पानी जिला बलरामपुर में एक गर्म जल का स्रोत पाया जाता है और वहां एक धरती से एक जल का स्रोत प्राप्त हुआ है जहां का पानी गर्म है। और वहां पर भी पूगा घाटी के तर्ज में एक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना किया जा रहा है और वहां पे 30 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित की जा रही है। पूगा घाटी में भी जल विद्युत संयंत्र स्थापित है, जमीन के अंदर से गर्म जल का स्रोत है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले में ताता पानी एक जगह है, वहां पे ये स्थिति निर्मित है और इसलिए वहां पर भी 30 मेगावाट का विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ताकि यहाँ पर भी विद्युत का उत्पादन किया जा सके। तो ये था जल ऊर्जा। बहुत डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, पर इतने से आपकी बातें बन जाएंगी। जल ऊर्जा के बाद मैं आपको बता दूं, इसी में एक आता है ज्वालीय ऊर्जा। क्या आ जाएगा?
ज्वारीय ऊर्जा। देखिए ये है अपने आप में अलग अलग, पर इसको मैं यही पे बता के खत्म करता हूं क्योंकि ये इससे रिलेट करते बन जा रहा है। तो जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, और यहाँ पे मैं छोटे से जगह पे ज्वारीय ऊर्जा को स्थान दे रहा हूँ। ज्वारीय ऊर्जा को अंग्रेजी में कहेंगे टाइडल एनर्जी। क्या कहेंगे? टाइडल एनर्जी। और जो टाइडल एनर्जी है, टाइड आप सुने होंगे, हाई टाइड और लो टाइड। समुद्र में आता है ज्वार भाटा, और उस ज्वार भाटा के आने से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि हमारा टारगेट है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में देना, उस बहते हुए पानी से टरबाइन को घुमाना और बिजली को प्राप्त करना, और जल में संचित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। अब समुद्र में ऊंचे ऊंचे लहर आते हैं, उस लहर के दौरान एक बार उच्च और एक बार निम्न टाइड का निर्माण होता है, और हाई और निम्न टाइड के डिफरेंस में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। भारत में कई समुद्री इलाके हैं, उन समुद्री क्षेत्रों में टाइडल एनर्जी स्थापित की जा सकती है। तो ये सभी भविष्य में ऊर्जा संकट से बचने के लिए कारगर उपाय के रूप में स्थापित हो सकते हैं, और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ मात्रा में अभी यहाँ पे हो चुके हैं। मेरी बात क्लियर है? इसके बाद एक छोटा सा ऊर्जा है जो आज के तारीख में बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं बायो ऊर्जा। क्या है जी? बायो एनर्जी। बायो ऊर्जा। देखिए, घर के अपशिष्टों से, गोबर कचरा से जो ऊर्जा की प्राप्ति होगी उसे अपन बायो ऊर्जा भी कहते हैं। इससे बायोगैस प्राप्त होता है। मेरी बात क्लियर है? और यहां से हमको बायो एनर्जी मिलेगा। अब आप सबको पता है कि हम ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल करते हैं रसोई गैस के लिए। ब्यूटेन गैस C4H10, ब्यूटेन, द्रवीभूत ब्यूटेन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके भंडार भी सीमित हैं, और वो भी हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की भांति समाप्ति के कगार पर है। और चूंकि वो समाप्ति पे कगार पर है, इसलिए उसके विकल्प भी ढूंढने की जरूरत आज की तारीख पे है, और इसके लिए बायो ऊर्जा विकल्प के रूप में उभर कर आया है। यहाँ पे क्या होता है? घर में अपशिष्ट को, गाय के गोबर को एक टैंक में, घर के बाड़ी में या खुले स्थान पर एक स्ट्रक्चर, एक संरचना बना करके डंप कर दिया जाता है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से, पानी की बूंदों की सहायता से, जब बारिश के दिनों में या पानी पड़ता है, सूक्ष्म जीव पड़ते हैं, तो इस बायो का माने इस गोबर की गैस, गोबर का अपघटन होता है, और इससे बायोगैस की प्राप्ति होती है। और इस बायोगैस से भी हम रसोई गैस में आराम से अपना खाना पका सकते हैं। पहले के ज़माने में कई बड़े बड़े गाँवों में घर, जिनके जो संपन्न परिवार के लोग थे, वो अपने घर के बाड़ों में इस संरचना को बना के रखते थे। ठीक है, देखना, और उस माध्यम से वो अपने घर में अपने बराबर का जो उपयोग होने वाला गैस है उसकी बचत कर लेते थे। ठीक, इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा है, फ्री है, वो अलग फायदा हर वास्तव में। और इस एनर्जी के माध्यम से हम ऊर्जा के संकट से बच सकते हैं भविष्य में। तो प्यारे दोस्तों, ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके बाद एक ऊर्जा का स्रोत ये है कि नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा अपने आप में एक टॉपिक के रूप में उभर कर आया है आज के दौर में, क्योंकि भविष्य नाभिकीय ऊर्जा पर टिका हुआ। तो नाभिकीय ऊर्जा हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।